ओके जी, सो चैप्टर नंबर इज 7, यूज ऑफ केमिकल एडिटिव्स। आपकी रेफरेंस बुक का पेज नंबर है 77। सो ओके, हम बेसिकली क्या डिस्कस करें मिड्स के बाद? हम बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं जिनको अप्लाई करने की वजह से हम अपने फूड प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को एनहेंस कर सकें और हमारा जो फूड की स्पॉइलेज है उसको मिनिमाइज कर सकें और फूड को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स डिटेल से डिस्कस की, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, और उनके भी फर्दर बहुत सारी डिटेल्स। तो उन्हीं में से एक और आज टेक्निक हमने डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज यूज ऑफ केमिकल एडिटिव्स। ठीक है, यूज ऑफ केमिकल एडिटिव्स, राइट। सो डिफरेंट केमिकल्स को भी हम फूड्स में ऐड करते हैं so that their shelf life can be enhanced and their spoilage can be prevented। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो जनाब, जब हम केमिकल एडिटिव्स की बात करें तो उस पे जाने से पहले कुछ चीज़ों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड और डिफरेंशिएट करना एक दूसरे से वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटामिनेंट की। अच्छा, कंटामिनेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड में मौजूद होता है, which is not required, which should not be there ideally, लेकिन उसको हमने जानबूझ के फूड में ऐड नहीं किया होता, वो बाय चांस, बाय मिस्टेक, गलती से हमारे फूड में शामिल हो जाता है। कब शामिल होता है? किसी भी वक्त शामिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब हमने क्रॉप की हार्वेस्टिंग की फील्ड में पड़ा हुआ है, वहां पे शामिल हो गया। हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वहां पे ऐड हो गया। हम उसको इंडस्ट्री में लाके प्रोसेस कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग शामिल हो गया। हम उसकी कुकिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग कुकिंग शामिल हो गया। हम उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग पैकेजिंग शामिल हो गया। ठीक है, सो किसी भी स्टेज के ऊपर एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे फूड में नेचुरली आइडियली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट वो गलती से बाय चांस हमारे फूड में शामिल हो जाता है, उसको हम कंटेमिनेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो समटाइम्स जिन बॉक्सेस में या सैक्स में हम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका मटेरियल उतर के फूड में शामिल हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई मेटालिक पीसेस, कोई नट्स, कोई बोल्ट्स, वो शामिल हो जाते हैं। स्टोन्स या डर्ट शामिल हो जाती है। ठीक है, कोई प्लांट मटेरियल, जैसे कि प्लांट का कुछ छोटा सा स्टेम का पार्ट है, रूट का पार्ट है, वो शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो कंटेमिनेंट्स। इसी तरह से फिर हम बहुत सारे केमिकल्स को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में स्प्रे कर रहे होते हैं क्रॉप्स के ऊपर, सो दैट इंसेक्ट्स या पेस्ट्स हमारी क्रॉप्स को डैमेज ना करें। ठीक है, तो अच्छा, ओके, बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ तो जब हम वो केमिकल्स का स्प्रे करते हैं तो हमारे जो बेसिकली सारे के सारे क्रॉप है वो हमारी प्रिजर्व हो जाती है, वो खराब नहीं होती, इंसेक्ट्स या पेस्ट उसको डैमेज नहीं कर पाते। लेकिन एट द सेम टाइम अब आपको ये भी पता है, लेट से भाई एक क्रॉप के ऊपर आप केमिकल का स्प्रे कर रहे हो, भले वो आप अच्छे मकसद के लिए ही क्यों नहीं कर रहे, ताकि उसको इंसेक्ट या पेस्ट अटैक से बचाया जा सके, लेकिन ऑब्वियसली जब वो क्रॉप हार्वेस्ट होके हम तक पहुंचेगी तो वो केमिकल्स की जो लेफ्ट ओवर्स हैं, जो रेजिड्यूज हैं, वो भी हमारी फूड में हम तक पहुंच रहे हैं, जो जाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऑब्वियसली केमिकल एट द एंड ऑफ द डे केमिकल ही है, भले हम उसको किसी मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे हों या किसी पेस्टिसाइड की फॉर्म में वो हमारे अंदर जा रहा है, तो वो केमिकली हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है और हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल भी दी हुई है कि डीडीटी
हम बड़ा कॉमनली एज अ पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे होते हैं, और वो हमारी डिफरेंट फूड्स से जब हम तक पहुंचता है तो उसके बहुत सारे हमारी हेल्थ के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह फिर ट्रेस एलिमेंट्स जैसे लेड, टिन, मरकरी, सेलेनियम, ये सारे हो गए, ये भी हमारे फूड्स को कंटेमिनेट करते हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं इनकी वजह से। ठीक है, तो दिस इज अ कंटेमिनेंट। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज एडल्ट्रेंट। क्या है जी? एडल्ट्रेंट। अच्छा, एडल्ट्रेंट बेटे एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसको हम फूड में इंटेंशनली ऐड करते हैं। ओके, सो एडल्ट्रेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको फूड में हम इंटेंशनली ऐड करते हैं। क्यों इंटेंशनली ऐड करते हैं? सो दैट हम अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सकें। यानी कि सिंपली स्पीकिंग, फूड के अंदर बेईमानी करने का मतलब है कि हम उसके अंदर कोई एडल्ट्रेंट डाल रहे हैं। ठीक है, सो एडल्ट्रेंट डालने का क्या मकसद होता है कि हम फूड, हमारा पुअर क्वालिटी का फूड है, हम उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकें अनफेयर मीन्स के साथ। ठीक है, अनफेयर मीन्स के साथ। या फिर जी अगर हमें 50 रुपए में वो फूड हमने सेल करना है तो वो 500 रुपए में सेल आउट हो जाए, या फिर वो एडल्ट्रेंट डालने से हमारी फूड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, या फिर जनाब वो एडल्ट्रेंट डालने से हमारी फूड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, उसका टेक्सचर कुछ बेटर हो जाए, उसकी अपीयरेंस बेटर हो जाए, उसका कलर इंप्रूव हो जाए, उसकी फॉर्म इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो हम एज एडल्ट्रेंट्स डाल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। हम हनी के अंदर वाटर ऐड करते हैं, हम मिल्क के अंदर वाटर ऐड करते हैं, हम जनाब फिर देसी घी के अंदर बनास्पति घी ऐड कर देते हैं, फिर हम योगर्ट के अंदर स्टार्च ऐड कर रहे होते हैं, फिर मिल्क के अंदर यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर रहे होते हैं। फिर मजीद ये टेबल की फॉर्म में कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि जी कॉमन सॉल्ट में हम सैंड ऐड करते हैं, फिर बटर के अंदर जो कि एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल फैट से डिराइव हुआ है, उसके अंदर हम वेजिटेबल फैट्स ऐड कर रहे होते हैं। फिर जनाब इसके अलावा बेकिंग पाउडर में हम सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं, ग्रेन्स के अंदर हम स्टोन्स या सैंड ऐड कर देते हैं। फिर मिल्क का जैसे मैंने बता दिया। हाँ, शुगर के अंदर हम सेमोलिना, ये जो सूजी होती है, इसको हम ऐड करते हैं। फिर टी के अंदर एग्जॉस्टेड टी लीव्स यानी कि जो खराब हुए हुए होते हैं वो हम ऐड कर रहे होते हैं। फिर ये जो जो मार्केट से आप फ्राइड चीजें लेके खाते हो, इसके अंदर बेसिकली ऑयल एज सच नहीं होता। सो बेसिकली व्हाट दे डू इज द मेजॉरिटी ऑफ वेंडर्स दे गो टू द सोप इंडस्ट्रीज, और सोप इंडस्ट्रीज में बिल्कुल एंड पे जो बाय प्रोडक्ट एक आता है वो बेसिकली घी से रिजेंबल कर रहा होता है। सो ये उसको ले आते हैं और उसको यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ घी, या फिर थोड़ा सा घी लेके उसके अंदर बहुत सारा ये ऐड कर रहे होते हैं। तो ये, या फिर इसी तरह फ्रूट वेंडर्स जी अपने फ्रूट को कलर देने के लिए आर्टिफिशियल कलर यूज कर रहे होते हैं। बल्कि वो एक दो बार ऐसी वीडियोस भी वायरल, एक दो बार तो नहीं खैर कई बार ऐसी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। फिर मीट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम डेड चिकन सेल कर रहे हैं, और बहुत सारा ऐसा मीट जो हलाल की कैटेगरी में नहीं आता उसको हम मिक्स करके सेल करें। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एडल्ट्रेंट्स। ठीक है, तो और किसी के माइंड में कोई एग्जांपल है किसी एडल्ट्रेंट की, या कभी आपने कोई किसी चीज का पैकेट खोला हो, कोई बॉक्स ओपन किया हो और आपको उसके अंदर कोई ऐसा एडल्ट्रेंट नजर आया हो? So anyone would like to share an example or experience? सर आजकल रेड चिलीज होती है ना, उसमें स्ट्रॉ ऐड कर रहे हैं, इसको देखा था। बिल्कुल ठीक है बेटे। इवन रेड चिलीज में ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि हम ब्रिक्स को, ईंटों को पीस के ग्राइंड करके ऐड करते हैं। ठीक है,
तो यस, गुड एग्जांपल। और किसी का बेटे कोई है जहन में एग्जांपल, या पर्सनली मे बी समटाइम्स आप कभी ओपन करते हो? जी जी जी। फिर ये जो देसी अंडे मिलते हैं बाजार से, ये भी वो कहते हैं कि वो चाय की पत्ती में उनको कलर करके और फिर वो वाइट एग्स को देसी बना के बेचते हैं महंगा। एब्सोल्युटली, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। यस, बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। सर बेसन में भी कुछ ऐड किया जाता है, वो जो खराब दालें होती हैं उन्हें पीस के और इस तरह। एब्सोल्युटली एग्रीड, बिल्कुल ऐसे। उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं बेटे। इन ऑल ऑनेस्टी अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बड़े हैवी हार्ट के साथ ये चीजें जाहिर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा इस वक्त हम फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर, मैं यानी अपनी लोकल सेटिंग्स की बात करूं, जिसके अंदर हम एडल्ट्रेशन नहीं करते। बड़ी ही खुशकिस्मती है अगर आपको कोई ऐसी फूड प्रोडक्ट मिल जाए या कुछ ऐसा आप खा सको, तो यू विल बी रियली रियली लकी। ठीक है, अदरवाइज हालात बहुत ज्यादा खराब है इस हवाले से। ठीक है, सर तो वो एप्पल्स के ऊपर वैक्स लगाई जाती है, उसको भी हम एडल्ट्रेंट ही कहेंगे? एडल्ट्रेंट ही कहेंगे बेटे, बिल्कुल एडल्ट्रेंट ही कहेंगे। देखो, जो भी चीज को आप इस ऑब्जेक्टिव से ऐड कर रहे हो ना फूड में, कि वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दे और उसके फिर हेल्थ हैजर्ड्स हैं, तो वो फिर एडल्ट्रेंट है। ठीक है, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हमने बहुत पहले, मिनट से पहले, एक फोर्टिफिकेशन की एग्जांपल डिस्कस की थी। वो एडल्ट्रेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने, जैसे आजकल आप जब ऑयल के पैक्स देखते हो तो उनके ऊपर लिखा होता है विटामिन ए एंड डी फोर्टिफाइड, तो वो भी आप कुछ ऐड कर रहे हो, बट वो न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हो, तो वो कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, वो फोर्टिफिकेशन है। दैट इज समथिंग वेरी गुड, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एडल्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं अपनी फूड में which are absolutely harmful for human health, और इनमें से बहुत सारे तो एक्चुअली बेटे कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एडल्ट्रेशन एक बहुत ही बड़ा क्या कहना चाहिए, क्राइम है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्राइम है, इलीगल है, और बड़ी बदकिस्मती है कि हम स्टिल बहुत ज्यादा हमारे पास प्रैक्टिस हो रहा है। मिल्क के अंदर बेटे देयर आर सो मेनी एडल्ट्रेंट्स एडेड दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैंने शायद आपको बताया था कि डेयरी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई जब मिल्क रिसीव करते हैं तो 30+ टेस्ट्स वो करते हैं, डिफरेंट 30+ टेस्ट्स, सो एज टू आइडेंटिफाई कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं डाली हुई बीच में, कोई एडल्ट्रेंट तो नहीं डाला हुआ जो कहीं हेल्थ हैजर्ड हो जो हमारे। ठीक है, तो इसलिए ये बड़े। सर तो हमारी जो फूड अथॉरिटीज हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी, तो वो इस चीज पे नहीं कोई एक्शन ले सकती? बड़ा अच्छा काम कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी। मेरा ख्याल है 2007 में स्टैब्लिश हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बहरहाल पिछले 10-12 साल में ही स्टैब्लिश हुई है। बहुत अच्छा काम कर रही है बेइंतहा। अगर आप उनकी इवन वेबसाइट के ऊपर भी जाओ या उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो बड़ा वो अपडेट्स डाल रहे होते हैं। जहां जहां पे वो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस देखते हैं, टन्स एंड टन्स के हिसाब से मैंने खुद उनकी एक तो होता है ना, किसी ने वीडियो फॉरवर्ड करती, उनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैंने क्लिप्स उनके देखे हैं जहाँ पे टन्स एंड टन्स के हिसाब से वो मिल्क को वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया जहान की प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट्स को वो सील करते हैं, कितने कितने हेवी फाइन्स वो इम्पोज करते हैं।
बहुत अच्छा, बड़ा अप्रिशिएबल काम कर रहे हैं। लेकिन देखो, कोई भी चीज को बेटे फुली इम्प्लीमेंट करने के लिए इट्स ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। अगर लोगों के ज्यादातर लोग, डेफिनेटली देयर आर मेनी गुड एग्जांपल्स आउट देयर, लेकिन हम मेजॉरिटी की इस वक्त बात करें, अगर ज्यादातर लोगों के ज़मीर ही नहीं है इस हवाले से, तो फिर बेचारी पंजाब फूड अथॉरिटी, अब तो खैर सिंध फूड अथॉरिटी भी काम कर रही है, केपी के फूड अथॉरिटी भी काम कर रही है, बलोचिस्तान में आई थिंक नहीं है अभी तक। सो बहरहाल अगर लोग खुद ही उन चीजों को कुछ गलत नहीं समझ रहे या अनएथिकल नहीं समझ रहे, तो बेचारी फूड अथॉरिटी कहाँ तक जाके काम करेगी, कितने लेवल तक काम करेगी, ठीक है। तो इसमें जाहिर है हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, वेयर वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी ऐसा कोई काम कर रहे हों वो काम नॉट ओनली लीगल है बल्कि वो एथिकल भी। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन थोड़ा सा। अच्छा जी, वी आर बैक, राइट। सो एक और एग्जांपल आयशा कह रही हैं जी, वुड एंड कोरिएंडर पाउडर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बेटे, वो भी एक एग्जांपल है। अच्छा, फिर थर्ड हमारी जो हमने कंटेमिनेंट डिस्कस किया, एडल्ट्रेंट डिस्कस किया, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है केमिकल एडिटिव, ठीक है। अच्छा, केमिकल एडिटिव क्या होता है? केमिकल एडिटिव जैसे ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, तो ये भी केमिकल। सो इट इज अ सब्सटेंस जिसको हम इंटेंशनली फूड में ऐड करते हैं, इसको भी इंटेंशनली ऐड करते हैं, ठीक है। एडल्ट्रेंट को भी इंटेंशनली ऐड करते हैं, केमिकल एडिटिव को भी इंटेंशनली ऐड करते हैं, लेकिन केमिकल एडिटिव को ऐड करने का जो पर्पस है वो टेक्नोलॉजिकल पर्पस होता है। उसको हम इसलिए ऐड नहीं करते कि भाई उससे हमारा कोई प्रॉफिट बढ़ जाए, कोई हमने बेईमानी करनी है, कोई हमारा फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फूड की क्वालिटी अच्छी हो जाए, कोई हमारा जो है वो खराब प्रोडक्ट है उसको हम सेल कर सकें, ऐसा नहीं है। बल्कि केमिकल एडिटिव को ऐड करना हमारी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि हम मे बी माइक्रोबियल स्पॉइलेज को हम कर सकें रिड्यूस, या जी फूड में कोई हमारे जो टॉक्सिन्स अगर डेवलप होने हैं उसको हम कर सकें, या कोई और टेक्निक मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, या फिर जी हमने कोई उसके जो न्यूट्रिशनल लॉसेस होने हैं उनको हम डिक्रीज कर सकें, तो इसको हम बेसिकली केमिकल एडिटिव कहते हैं, ठीक है। तो हेंस अब क्या हमें तीनों में डिफरेंस समझ आया, एडल्ट्रेंट, एडिटिव और कंटामिनेंट में? पहली चीज तो ये है कि जी कंटामिनेंट हम इंटेंशनली नहीं ऐड करते, एडल्ट्रेंट हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, और केमिकल एडिटिव भी इंटेंशनली ऐड करते हैं, एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी एडल्ट्रेंट ऐड किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, केमिकल एडिटिव ऐड किया जाता है टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए और फूड की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एग्जांपल्स आपको बता दी, तो वो भी डिफरेंशिएशन अगर आपसे कुछ पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब फूड एडिटिव्स जो या केमिकल एडिटिव्स हमने बात की, उनको क्यों डाला जाता है, उनके क्या पर्पसेस हैं? सो बेसिकली देयर आर 4-5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच दे परफॉर्म। सो पहला है कि जी उनसे एग्रीकल्चरल यील्ड इंक्रीज हो सकती है, जो आउटपुट हमने लेना है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर दूसरा ये है कि फूड्स की जो हैंडलिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। फिर तीसरा ये है कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फोर्थ ये है कि जी हमारे जो फूड के कंटेंट्स हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंड यूजर्स, ठीक है। और जनाब लास्टली ये है कि हम फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा जी डिटेल में देखते हैं केमिकल एडिटिव्स या फूड एडिटिव्स को हम कैसे कैसे डालते हैं। अच्छा, बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग there are two major categories of food additives or chemical additives. First category is non-preservatives and second category is preservatives. Non-preservatives का मतलब है ऐसे chemical additives या ऐसे food additives जिनको हम food में डालते हैं
नॉट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन, इसलिए नहीं डालते कि फूड की शेल्फ लाइफ इनहेंस हो जाए या फूड प्रिजर्व ज्यादा अरसे तक रहे, बल्कि इसलिए डालते हैं कि फूड्स का कलर इंप्रूव हो सके, फ्लेवर इंप्रूव हो सके, टेस्ट इंप्रूव हो सके, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव हो सके। सो ये पर्पसेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड फिर हम फूड या केमिकल एडिटिव्स को एज प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर रहे होते हैं, और उसके अंदर ही हमारे फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम एज प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं सो दैट फूड्स की राइपनिंग जल्दी ना हो जाए, राइपनिंग जल्दी होगी तो ज़ाहिर खराब भी फिर जल्दी होंगे। एज स्प्राउट इनहिबिटर्स ऐड करते हैं सो दैट फूड्स की स्प्राउटिंग ना हो रही हो, वो जो इधर उधर से स्टेम छोटे छोटे और वो आउटग्रोथ्स निकली हुई होती हैं। फिर एज एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड करते हैं, एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पर्पसेस हैं इनकी वजह से हमारे जो फूड्स हैं वो प्रिजर्व हो रहे होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो इनहेंस हो रही होती है। तो अब जरा हम डिटेल में बैठे देखते हैं कि जब हम फूड्स को एज नॉन प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं तो कौन कौन से उसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं या किन किन हम उनको फूड्स में ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहला फंक्शन आ जाता है इम्प्रूव कलर। अच्छा, कलर इम्प्रूव करने के लिए हम नेचुरल सब्सटेंसेस यूज करते हैं फूड्स में, जैसे कि बीटा कैरोटीन, फिर जनाब कैरामल, फिर क्लोरोफिल जो आपको पता है ग्रीनिश कलर हमें प्लांट से हम डिराइव करते हैं। फिर कुछ सिंथेटिक केमिकल्स भी हम डाइज एंड लेक्स भी यूज करते हैं, उनके डिफरेंशिएशन भी हमने पढ़ी थी। लेकिन अच्छा, अब इसको उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो जो हमने फ्रूट वेंडर वाली एग्जांपल पढ़ी थी, देखो वो जो कलर बेटे डाल रहे हैं वो शायद आपके दुपट्टे रंगने वाला कलर है, शायद नहीं, यकीनन जाहिर है जो बंदा 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए किलो कोई फ्रूट बेच रहा है वो फूड ग्रेड कलर तो लाएगा नहीं, कोई लेक्स या डाइज ला के तो नहीं डाल रहा होगा अपने फ्रूट पे, क्योंकि फूड ग्रेड कलर्स आर रियली रियली एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनको हम नेचुरल फूड से या डिफरेंट प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिराइव कर रहे होते हैं। बहरहाल तो ये डिफरेंट है, दिस इज लीगल एब्सोल्युटली, क्योंकि सेफ है ना, ये तो आप नेचुरली एक चीज को डिराइव करके दूसरी के अंदर ऐड कर रहे हो। सो इसके अंदर कोई हेल्थ हैजर्ड या कुछ ऐसा शामिल नहीं है। अच्छा, फिर जी किन प्रोडक्ट्स में हम यूज कर रहे होते हैं, स्कॉशेस में, जैम्स में, जेलीज में, जूसेस में, इवन बेकरी प्रोडक्ट्स में, केक्स बिस्किट्स वगैरह के अंदर। अभी आप जब देखो डिफरेंट कलर के केक्स आपको दुनिया जहान का हर कलर का केक में आपको मिल जाता है कलर। फिर इसी तरह से ये जो जब हम लेट से टमेटो केचप हम जब लेते हैं तो इतना ब्राइट रेड कलर और इतना प्योर रेड कलर वो करने के लिए हम डेफिनेटली उसके अंदर कलर ऐड करे होते हैं। फिर अगर आप डिफरेंट जैम्स या जेलीज देखो तो आप भले ही कितने प्योर फ्रूट्स भी यूज करो, इतना ब्राइट कलर उसका नेचुरली नहीं होता, सो उसके लिए हम वो कलर्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ इनसे तो कलर एनहांस होता है, कुछ ऐसे कलर्स भी हम ऐड करते हैं जिससे ब्लीच होता है, यानी कि कलर रिमूव होता है। मिसाल के तौर पे फ्लावर प्रोडक्शन में, व्हीट फ्लावर प्रोडक्शन में बेंजाइल पेरोक्साइड हम ऐड करते हैं, जो फ्लावर का ना येलोइश सा कलर आ रहा होता है। सो बेंजाइल पेरोक्साइड जब हम ऐड करते हैं तो उस येलोइश कलर को ब्लीच आउट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे जाहिर फ्लावर सफेद सफेद अच्छा अच्छा नजर आता है हमें बेसिकली, अदरवाइज वो येलोइश कलर हमें उसका नजर आए। ठीक है, अच्छा फिर जनाब आगे चलते हैं, इम्प्रूव फ्लेवर। अच्छा, कौन से नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम डिफरेंट फूड्स में ऐड करके उनका फ्लेवर एनहांस कर सकते हैं। सो वी कैन ऐड हर्ब्स, वी कैन ऐड स्पाइसेस, फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट तरह के, 12,000 डिफरेंट नेचुरल फ्लेवर्स हम यूज करते हैं, फ्लेवरिंग मटेरियल्स डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, और सो अगेन जो नेचुरल फूड फ्लेवर्स हैं वो भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि इथाइल ब्यूटाइरेट को हम ऐड करते हैं पाइनएप्पल का फ्लेवर एनहांस करने के लिए। फिर जनाब इसके अलावा आइसोएमाइल एसीटेट
या एमाइल एसीटेट को हम बनाना फ्लेवर इनहेंस करने के लिए ऐड करते हैं, बेंजल्डिहाइड को हम आमंड फ्लेवर इनहेंस करने के लिए ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इनको डिफरेंट उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्लेवर इनहेंसर्स भी होते हैं हमारे पास। फ्लेवर इनहेंसर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड का फ्लेवर नेचुरली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, नेचुरली इनहेंस कर रहे होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ द फूड। उसके सबसे बड़ी एग्जांपल है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको अजीनोमोटो कहते हैं, जिसको चाइनीज सॉल्ट कहते हैं। सो इसको जनाब बहुत सारे फ्रोजन मीट्स या मीट प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है जब हम चिकन नगेट्स मार्केट से वो फलाने ब्रांड के लेके खाते हैं तो वो तो आपका दिल करता है नॉन स्टॉप खाते ही जाएं, लेकिन घर में जितनी मर्जी एफर्ट करके आप बना रहे हो वो बात नहीं बनती। क्या रीजन? एडिशन ऑफ फ्लेवर एनहांसर्स। और फिर बच्चों को जब हम बहुत छोटे होते से वो फ्लेवर एनहांसर्स वाले फूड्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो अब ऑब्वियसली बेटे उनके टेस्ट बड्स ने स्टार्ट ही वहां से किया है, फ्लेवर एनहांसर वाले फूड से। तो किस तरह से फिर वो जब आप उनको घर बना के दोगे तो वो किस तरह से फिर उनको वो चीज अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ वो हमारा टॉपिक तो नहीं है, बहरहाल MSG को लेके भी, अजीनोमोटो या चाइनीज सॉल्ट को लेके भी सेम नाम है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी इट इज कार्सिनोजेनिक एंड फलाना फलाना। नहीं, ऐसा नहीं है। इट वाज बैंड फॉर अ वाइल, जब रिपोर्ट्स आई थी कि इट इज कॉजिंग कैंसर्स, लेकिन फिर जब हमने लार्ज स्केल रिसर्च स्टडीज की तो हमें पता ये चला कि जी चाइनीज सॉल्ट खाने से कैंसर नहीं हो रहा, कोई एसोसिएशन हमें कैंसर के बीच में और चाइनीज सॉल्ट के बीच में नजर नहीं आई, ठीक है। सो अभी भी ऑल्दो के मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट ने अगर मुझे करेक्टली याद है 2015 में इसके अगेंस्ट दे दिया था कि इट इज नॉट कार्सिनोजेनिक। स्टिल पीपल बिलीव के जी नहीं, चाइनीज सॉल्ट नहीं लेना इससे कैंसर होता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा एक माइंडसेट ऐसा है जिसके अंदर हम एक जब चीज पब्लिक हो जाती है, भले ही वो गलत ना, उसके बाद उसके बारे में चीजों को क्लैरिफाई करना बड़ा मुश्किल का काम है। ब्रॉयलर चिकन के बारे में आप देख सकते हो कि क्या हमारे व्यूज हैं, ठीक है। बहरहाल जी, थर्ड फिर इम्प्रूव टेस्ट। सो टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी हम डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड कर रहे होते हैं, शुगर, सॉल्ट, डिफरेंट स्पाइसेस हम ऐड करते हैं डिफरेंट फूड्स के अंदर। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम जैसे कि सोर्बिटोल या साइक्लामेट्स उनको ऐड करते हैं। बहुत सारी जो हमारी डाइट प्रोडक्ट्स आती हैं जो हमारी डाइट को हो गई या जो भी फिजी ड्रिंक्स हैं, डाइट जैम इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, डाइट कुकीज हैं, डाइट क्या इसका नाम है, क्या प्रोडक्ट निकल गया, अच्छा 12। So there are so many different diet products available in the market these days. So उनके अंदर हम यही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड कर रहे होते हैं ताकि उनकी टेस्ट इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और फिर जनाब इम्प्रूव न्यूट्रिशन, तो वो आपको पता है ऑलरेडी। इम्प्रूव न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या डालते हैं, फोर्टिफिकेंट्स ऐड करते हैं। मैंने अभी सुबह भी एग्जांपल दी, ऑयल या घी के अंदर हम विटामिन ए और विटामिन डी फोर्टिफाई कर रहे हैं। फिर जनाब बेबी सीरियल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर वो एक बहुत मशहूर ब्रांड का कमर्शियल भी बड़ा आता है, तो उसके अंदर आयरन एंड कैल्शियम एंड बी विटामिन तो पता नहीं क्या क्या वो क्लेम करते हैं, वो ऐड करते हैं। फिर हमारे पास सबसे कॉमन पाकिस्तान में आयोडाइज्ड सॉल्ट, हम अपने सॉल्ट के अंदर आयोडीन ऐड करते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा
वेस्टर्न मार्केट को एक्सप्लोर करो तो वहाँ पे आपको जूसेस में बहुत ज़्यादा विटामिन सी नज़र आएगा। विटामिन सी फोर्टिफाइड जूसेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फोर्टिफिकेशन वाली कहानी आ जाए। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इम्प्रूव फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटे। अच्छा जी, सो लास्ट जो फंक्शन है वो बेटे टू इम्प्रूव फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड्स भी हम डिफरेंट केमिकल्स या फूड एडिटिव्स ऐड कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे हम पोटैटोस का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए या पीस का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए या टोमेटोज को ड्यूरिंग कैनिंग हम बहुत सारे डिफरेंट एडिटिव्स या केमिकल्स फूड के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड शामिल है, कैल्शियम फॉस्फेट शामिल है। कैल्शियम फॉस्फेट हम ऐड करते हैं नॉर्मली टमेटोज के अंदर ड्यूरिंग कैनिंग सो दैट वो सॉफ्ट ना हो जाए बिल्कुल। ठीक है, इवन कैल्शियम क्लोराइड भी इसी पर्पस के लिए हम ऐड करते हैं। फिर जनाब सैलड ड्रेसिंग्स में या मायोनेज जो आप लेके खाते हो उसके अंदर हम एमल्सिफायर्स ऐड कर रहे होते हैं। एमल्सिफायर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इमिसिबल या जो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, उनको होल्ड करके रखते हैं। अगर हम एमल्सिफायर ऐड ना करें तो वो इमिसिबल जो सॉल्यूशंस हैं वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट है एमल्सिफायर ऐड करने की वजह से वो प्रोडक्ट हमारी स्टेबल रहती है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा हम स्टेबलाइजर्स एंड थिकनर्स ऐड करते हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, खासतौर पे बेकरी प्रोडक्ट्स में, या फिर इसके अलावा जेलीज के अंदर, सैलड ड्रेसिंग्स में, पुडिंग्स के अंदर हम ऐड करते हैं। फिर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम एज स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं जैम्स और जेलीज में, सो दैट ये उस प्रोडक्ट को स्टेबल रख सकें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके अलावा आइसक्रीम्स के अंदर हम स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं, उसकी वजह से आइसक्रीम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी विस्कोसिटी भी ऐड होती है। फिर लीवनिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। लीवनिंग एजेंट्स वो वाले एजेंट्स होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट को उसका वॉल्यूम इन्हेंस करते हैं। जैसे जब हम ब्रेड बनाते हैं या बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादातर बनाते हैं, पिज्ज़ा की डो जब हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट लीवनिंग एजेंट्स जैसे कि ईस्ट वगैरह हम उसको ऐड कर रहे होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर हम ऐड करते हैं। ठीक है, फिर जनाब ह्यूमेक्टेंट्स हम ऐड करते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स का मतलब होता है मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स ह्यूमिडिटी से याद रखना है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स। सो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे फूड्स का एक रिक्वायर्ड मॉइस्चर लेवल रिटेन कर रहे होते हैं। देन वी आल्सो ऐड एंटी केकिंग एजेंट्स जो हमारे फूड्स की केकिंग होने से प्रिवेंट करते हैं। केकिंग होने का मतलब है कई फूड्स आपने देखा होगा बॉटम पे जाके बिल्कुल वो उनके लंप्स से बन जाते हैं सॉलिड से, और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई खराब सा फूड पड़ा हुआ है और उसकी मार्केटेबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे वो नीचे जाके ना बिल्कुल एक सॉलिडिफाई हो जाता है। सो टेबल सॉल्ट के अंदर, पाउडर शुगर के अंदर, मिल्क पाउडर के अंदर हम एंटी केकिंग एजेंट्स हम ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट बेइंतहा हमारे पास फूड्स को हम एडिटिव्स को हम फूड्स में डाल रहे होते हैं टू इम्प्रूव देयर फंक्शनल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब नेक्स्ट में भी आपका मेरे से क्वेश्चन ये हो कि फिर अब ये भी तो सारे ज़ाहिर डिफरेंट केमिकल्स हैं, तो उसके लिए बेटे देखो हमारे पास भी है फूड लॉज, प्योर फूड लॉज हम उसको कहते हैं। 1965 में फर्स्ट टाइम ये आए थे, 2011 में फिर ये रिवाइज हुए। सो फूड लॉज के अंदर फिर बेसिकली हमारे पास
यू नो सारे के सारे हर फूड प्रोडक्ट के हवाले से हमारे पास लॉ मौजूद है, रेगुलेशंस मौजूद हैं कि इसके अंदर कौन सा एडिटिव हम डाल सकते हैं, कितनी अमाउंट के अंदर हम डाल सकते हैं, और अगर हम वो डालेंगे तो उससे कोई हमारे फूड प्रोडक्ट कोई अनहेल्दी नहीं होगी, कोई हेल्थ हैजर्ड उसकी वजह से नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एक बड़ा डिटेल 200 प्लस पेजेस का एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पंजाब प्योर फूड रूल्स 2011 के नाम से। बल्कि मैं आपको एक शो यू, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए अगर। लेट मी शो यू। Just a minute. अच्छा, ओके, ओपन हो गया। ओके, यस, ये है पंजाब प्योर फूड रूल्स 2011। सो बेटे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डिफरेंट, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है बाकायदा। अभी आज जैसे हमने फूड एडिटिव डिस्कस किया, तो क्या फूड एक एक वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि ये सब लीगल, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। सो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी एक बंदा, मेरा एक रेस्टोरेंट है और एक बंदा मुझे आके कहता है कि अच्छा ओके, आप अपनी फलानी फूड प्रोडक्ट के अंदर फलाना केमिकल डाल रहे हैं, मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा हूँ। सो अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए अपनी फूड और अपने सारी चीजें डिजाइन की हुई हैं, तो फिर दुनिया के कोई कोर्ट मुझे उसके लिए सजा नहीं दे सकती, अनलेस इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो, इसके अंदर कुछ मजीद चेंज हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड एडिटिव। जब हम इस डॉक्यूमेंट में कह रहे हैं तो वो क्या चीज है? मीन्स एनी फूड, एनी सेफ substance, safe, now safe is a very important word, that is intentionally introduced into food in small quantities for purposes of maintaining quality, texture, consistency, appearance, odor, taste, alkalinity or acidity of food, blah 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 blah। ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसी तरह से और फिर ये आगे उसकी वो भी दे दी है जी, क्या क्या इसके अंदर है और क्या क्या शामिल नहीं है बीच में। ठीक है, फिर ये देखो, additives used as ingredients in prepacked foods to perform certain functions shall be declared in the labeling। so वो डिफरेंट अभी जो हम पढ़ रहे थे जी, ह्यूमेक्टेंट आ गए और प्रिजर्वेटिव्स आ गए और रेजिंग एजेंट आ गए और स्टेबलाइजर्स हैं, स्वीटनर्स हैं, थिकनर्स हैं, फ्लेवर एनहांसर्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, एमल्सिफायर्स हैं, कलर हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी केकिंग एजेंट। सो ये सारे डिफरेंट उसकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, फिर जनाब आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डॉक्यूमेंट होता है, कभी अगर आपके पास टाइम हो या आपका दिल करे। ये देखो, फिर ये डिफरेंट आगे मजीद एग्जांपल्स। एमल्सिफायर क्या मतलब है? सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्स और मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल इमिसिबल फेजेस। फिर जनाब एंटीफोमिंग एजेंट क्या है, स्टेबलाइजर क्या है, थिकनर क्या है, जेलिंग एजेंट क्या है। तो तमाम डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। अच्छा, फिर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मजीद इससे भी ज्यादा है, वो है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। और उनके ऊपर आपको एक तो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ओके, आई थिंक, अच्छा जी, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल जी, मैं आपसे पूछता हूँ मिल्क होता क्या है? हाउ डू वी डिफाइन मिल्क? सो अब मिल्क की डेफिनेशन दी हुई है। मिल्क मीन्स नॉर्मल, क्लीन एंड प्योर सिक्रीशन obtained from mammary glands, मेमोरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए, बहरहाल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ अ हेल्दी काउ, बफेलो, गोट, कैमल,
और शीप, और आगे ब्रैकेट में लिख दिया हुआ हलाल मिल्क एनिमल्स, वेदर बॉइल्ड, होमोजेनाइज्ड, पास्चराइज्ड, स्टेरिलाइज्ड और UHT, एंड इंक्लूड्स स्टैंडर्डाइज्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क, यानी वो जो डब्बे का हम दूध पीते हैं वो भी दैट इज एब्सोल्युटली मिल्क, वो मिल्क की ही डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो, मिल्क शेल कंटेन नॉट लेस देन 34% of milk protein in milk solids other than milk fat, and lactose not less than 4.6% in milk solids other than milk fat. It should be free from cholesterol, blah blah blah. Milk shall not contain any added water. ठीक है, कोई भी बंदा जो दूध में पानी डाल के बेच रहा है वो इलीगल काम कर रहा है एज पर दिस डॉक्यूमेंट, और आप इस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर दुनिया जहान की जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट आपको ये मिल जाता है। बस एक आदमी में एक और आपको एग्जांपल देना चाह रहा था। अच्छा ओके, अब ये देखो मिसाल के तौर पे सफेद जीरा पाउडर, ठीक है। यानी मैं ये आपको बेटे बताना चाह रहा हूँ कि इस हद तक हमारी डिफाइंड हैं चीजें लीगली, वो हम प्रैक्टिकली फिर कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं वो फिर एक और जाहिर है एक टोटली डिफरेंट डिबेट है। तो सफेद जीरा पाउडर की अब एक डेफिनेशन देख लो, मींस द पाउडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड साउंड फ्रूट ऑफ, साउंड मींस गुड क्वालिटी, फ्रूट ऑफ केरम कार्वाई जो एक उसका साइंटिफिक नेम है। इट शेल हैव द कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, एक स्पेसिफिक नेचुरल उसका अरोमा होना चाहिए। इट शेल बी फ्री फ्रॉम एनी एडेड कलरिंग मैटर, और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, मॉइस्चर not more than 9%, total ash not more than 9.5%, ash insoluble in HCl not more than 1.5%, volatile essential oil not less than 1.5%। तो कहने का मतलब ये है जनाब कि ये हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हमारे पास मौजूद है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, ठीक है। वो अलग बात है फिर कितना हद तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या करवा पा रहे हैं, वो फिर एक और का भारत। अच्छा जी, सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक। ओके जी, सो वी आर बैक। अच्छा जी, अब सेकंड बेटे हमने सेकंड हमने डिस्कस करना है केमिकल एडिटिव्स एज प्रिजर्वेटिव्स। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था केमिकल एडिटिव्स एज नॉन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो एज प्रिजर्वेटिव्स हम कौन कौन से केमिकल्स ऐड कर रहे होते हैं फूड्स में और किन किन फॉर्म्स में, किन किन पर्पसेस के लिए हम ऐड करते हैं। सो सबसे पहले एंटी राइपनिंग एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि खास तौर पे फ्रूट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम उनको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, जब वो अपने ट्री से हमने उनको डिटैच कर दिया, तो उसके बाद भी उनके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से होता ये है कि जब हमारे हम उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं तो वो राइप होना शुरू हो जाते हैं, और राइप जितनी जल्दी होंगे जाहिर है शेल्फ लाइफ उतनी ही कम होगी, उतनी ही जल्दी स्पॉइल भी होना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे उस राइपनिंग को कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट, और उसके लिए हम फिर कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, जैसे प्यूराफिल हम ऐड करते हैं या 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो वो बेसिकली प्लांटेन या फिर मैंगोज की राइपनिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह स्प्राउट इनहिबिटर्स, सो बहुत सारे जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं जैसे कि पोटैटोज हो गए, जो खास तौर पे अंडरनीथ द सॉइल ग्रो करते हैं, कैरेट्स हो गई, अनियंस हो गए,
सो ये क्या करते हैं कि जी इनके अंदर स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे पोटैटोज़ की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अगर स्टोरेज टेम्परेचर एक 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो तो वहाँ पे इनके अंदर ये प्रॉब्लम आता है, या फिर मॉइस्चर जब 50 to 80% हो, तो उस स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या मीलिक हाइड्राइड या टेक्नजीन, प्रोफैम, क्लोरो प्रोफैम, इन चीज़ों को हम फिर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, स्प्राउटिंग आपने देखा ना, जब पोटैटो आप घर में भी जैसे ला के रखते हो तो वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आउटग्रोथ सी बन जाती हैं, और वो कितना एक क्या कहना चाहिए, अनअपीलिंग सा, और बड़ा ऐसे पोटैटोज को नॉर्मली हम परचेज भी नहीं करते, घर आके समटाइम्स हम बुलाते हैं और वो बाद में स्प्राउटिंग हो रही होती है। फिर थर्डली जनाब एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट various chemical reactions. So basically हमारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और ये फिर चेन रिएक्शंस बन जाते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं फूड्स के अंदर, खास तौर पे ऐसे फूड्स जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, और जब ये रिएक्शंस होते हैं खास तौर पे फैट्स एंड ऑयल्स में, तो उनके अंदर एक ऑफ ऑर्डर रेंसिडिटी हम उसको बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑफ ऑर्डर, यानी कि एक गंदी किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वहां पे भी नीड टू ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर अल्फा टोकोफेरोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, टोलवीन बेसिकली, फिर BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, प्रोपाइल गैलेट, ये हमारे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम डिफरेंट फैट बेस्ड या ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं, या इवन हम सीरियल्स में ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट उनका जो रेंसिडिटी वाला प्रॉब्लम है वो ना। आगे एक टेबल दिया हुआ है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो डिफरेंट उसमें अमाउंट्स दी हुई हैं, मैक्सिमम लेवल कितना आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो रेंसिडिटी का प्रोसेस होता है ऑयल्स या फैट्स में, this can be accelerated if iron and copper are present in the product. ठीक है, और ये basically during storage या during processing they may come in contact with the lipids, और फिर इनकी जो रेंसिडिटी है वो ज्यादा एक्सेलरेटेड हो सकती है। ठीक है, तो जनाब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, हम सिक्वेस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं या सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। और सिक्वेस्ट्रेंट्स या सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन मेटेलिक आयंस को, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनको चिलेट कर लेते हैं, इनको बाइंड कर लेते हैं अपने साथ। ठीक है, इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और फिर these no more remain available you know to be causing the problem of rancidity. ठीक है, फिर जनाब इसके अलावा चिलेटिंग एजेंट्स हम ऐड करते हैं। सो चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, वो डिफरेंट मेटल्स के साथ कंबाइन हो जाता है बाय डोनेटिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप्स, और चिलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो नॉर्मली वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल्स में हमारे पास EDTA, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड, या फिर पॉलीफॉस्फेट्स इनकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हम ऐड करते हैं। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने कई बार ये चीज डिस्कस की है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पे मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्रेश फूड खास तौर पे उनके सर्फेसेस पे, और प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर भी एंट्री बड़ी आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, इनको अगर हम इनहिबिट ना करें तो फूड की स्पॉइलेज कर देते हैं, शेल्फ लाइफ को बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट करे होते हैं, बहुत डिक्रीज कर देते हैं फूड की प्रोडक्ट को, बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट करे होते हैं और शेल्फ लाइफ को बहुत डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो फूड्स के अंदर हम डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट ऐड करते हैं। अब कौन कौन से इन्हीं चीज़ों को हम एज एंटी माइक्रोबियल ऐड करते हैं, सॉल्ट, शुगर,
ऑर्गेनिक एसिड्स, नाइट्राइट्स, फैटी एसिड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उन तमाम चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, फिर इसी तरह से नॉट ओनली एंटी माइक्रोबियल बल्कि बाकी भी जो हमारे स्पॉइलेज एजेंट्स हैं उनको प्रिवेंट, उनकी प्रोडक्शन या उनकी प्रोडक्शन तो नहीं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं मजीद कुछ सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जब हम पैन, ब्रेड या केक बनाते हैं तो कैल्शियम एंड सोडियम प्रोपियोनेट्स को हम यूज करते हैं सो दैट वो मोल्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें। फिर चीज बनाते हुए हम सोर्बिक एसिड को यूज करते हैं ताकि वहां पे वो मोल्ड्स की ग्रोथ को जो है वो डिक्रीज कर सकें। फिर बेंजोइक एसिड को हम यूज करते हैं टू प्रिजर्व सिरप्स एंड जूसेस एंड स्क्वॉशेस। सो इस तरह से हम डिफरेंट केमिकल्स को एंटी माइक्रोबियल्स भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट हमने कौन सा चूज करना है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फूड की प्रॉपर्टीज हैं, सेफ्टी है, कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फिर किस किस्म के माइक्रोबियल एजेंट को हमने उसकी ग्रोथ चेक करनी है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फूड एंड अदर फैक्टर्स जैसे हमने डिस्कस। अच्छा जी, फिर फूड लॉज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पंजाब प्योर फूड लॉज के बारे में। सो फूड लॉज बेसिकली जैसे मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ कि हमारे पास एक पूरा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम हर फूड के बारे में डिटेल के साथ देख सकते हैं कि अगर और कस्टमर का, कंज्यूमर का पूरा राइट है टू कंफर्म कि जी जो फूड प्रोडक्ट मैं मार्केट से ले रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ क्या वो लीगल तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और फूड जो प्रिपेयर हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, क्या वो उन तमाम लीगैलिटीज को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं। तो जनाब ये जो प्योर फूड रूल्स हैं ये 1965 में बेसिकली पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने डेवलप किया था, और अभी जैसे मैंने बताया 2011 के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सम आफ्टर अराउंड 45-46 ईयर्स हमने इनको रिवाइज किया, और अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जैसे मैंने आपको दिखाया। सो एनीवन कैन गो थ्रू इट और हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं वो क्या कंफर्म कर रहा है स्टैंडर्ड्स को या नहीं कर रहा। ठीक है जी, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक।